हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अब 2 दिन में एक वीडियो अपलोड किया करूँगी। डेली अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब मैं कंप्लीट नॉवेल कंप्लीट स्टोरी ही डाला करूँगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 15 साल की पारुल सचिन मल्होत्रा की शादी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये शादी की पार्टी उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा घिनौनी पार्टी होगी और उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस शादी का उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर वो ये सोच लेती और जान लेती तो कभी भी शादी में जाने का सोचती भी नहीं। उसने हल्के गुलाबी रंग की शलवार कमीज़ का चुनाव किया था और उसके साथ गुलाबी रंग का दुपट्टा कैरी करते हुए वो खुद को शीशे में देख रही थी। न जाने क्यों आज उसे अपना आप बहुत अच्छा लग रहा था। सचिन मल्होत्रा, जिसे पारुल किसी शहजादे से कम नहीं समझती थी, उसने जब से उसकी शादी का सुना था तो उस लड़की की किस्मत पर रश्क करती नजर आ रही थी जिससे वो जुड़ने जा रहा था। पारुल ने नई नई जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वो बेहद हसीन लग रही थी। उसकी मम्मी सुजाता जी ने उसे आईने में खुद को तकते पाया तो जल्दी चलने का शोर मचा दिया। पारुल, जल्दी आओ, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। तुम्हारी मामी को उन्होंने ख़ास कर कहा था कि अपने नंद को लेकर आना। अब तुम खुद ही देख लो, गरीबों को कौन पूछता है, लेकिन उन्होंने हमें याद रखा तो हमें भी वहाँ पर जल्दी ही पहुँचना चाहिए। सुजाता जी ने पारुल को जल्दी निकलने के लिए कहा। वैसे भी वो हर अमीर रिश्तेदार के साथ अपने आप को जोड़ने में बहुत गर्व महसूस करती थी। दरअसल सचिन मल्होत्रा पारुल की मामी के दूर के रिश्तेदारों में से थे, जो कि शहर के बड़े बड़े अमीरों में गिने जाते थे। सुजाता जी पारुल को भी हर जगह सजा संवार कर ले जाती कि शायद उनकी बेटी की किस्मत भी खुल जाए और गुर्बत के दिनों से उन्हें छुटकारा मिल जाए। उनके जहन में हर वक्त यही सोच चलती रहती थी कि किसी तरह उनकी बेटी पारुल के लिए भी बिल्कुल सचिन जैसा ही अमीर कबीर लड़का मिल जाए, जिससे वो जल्दी ही उसको ब्याह दें तो उनकी ज़िंदगी सुकून में आ जाए। वो पारुल की वजह से परेशान रहती थी। यही वजह थी कि वो उसे हर पार्टी में ले जाना चाहती थी ताकि उनकी खूबसूरत बेटी को हर कोई अपनी नज़रों में रखे और जल्द से जल्द वो किसी अमीर लड़के से उसे ब्याह दें। वो लोग हॉल में पहुंच चुके थे। सबकी नज़रें पारुल पर उठी थीं और ये नज़रें सताइशी नज़रें थीं क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो घबरा सी गई। वो बेहद मासूम और नादान थी। उसे नहीं मालूम था कि कुछ देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। ना जाने क्यों, लेकिन जब से वो हॉल में आई थी उसे अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी और उसे उसकी वजह भी मालूम नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार किसी शादी में गई थी, लेकिन ऐसा पहली बार महसूस हो रहा था। जो कुछ उसके साथ होने वाला था, शायद उसका दिल उसे पहले ही से सतर्क कर देना चाहता था और वो बार बार ऊपर वाले की तरफ से मिलते इशारे को नज़रअंदाज कर रही थी। वहाँ हॉल में पहले से ही बहुत से लोग जमा थे। बहुत खूबसूरत सजावट की गई थी। हर तरफ असली फूलों से सजावट की गई थी, जिसकी सौंधी सौंधी खुशबू पूरे माहौल में फैलकर माहौल को और ज़्यादा खुशबूदार खूबसूरत बना रही थी। वहाँ पारुल को अपनी सहेलियाँ भी नज़र आ गईं, तो पारुल ने अपनी मम्मी से इजाज़त लेकर वहाँ बैठना चाहा। वो उसकी अपने स्कूल की दोस्त ही थीं, जिनसे उसकी काफ़ी अच्छी बातचीत थी। वो उनके पास आकर बैठ गई। उनकी उम्र लगभग 19 और 20 साल के करीब थी, लेकिन उनकी बातों का टॉपिक सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये लोग शादी और सुहागरात के बारे में बातें कर रही थीं। वैसे दुल्हन बहुत ज़्यादा लकी हो लग रही है। देखना, हॉल की सजावट कितनी खूबसूरत और रोमांटिक सी है। सोचो दुल्हा कितना रोमांटिक होगा। उसकी एक सहेली ने दूसरी सहेली को कोहनी मार कर कहा। हाँ, दुल्हन को अपनी मोहब्बत की बरसात में अच्छी तरह भिगो देगा। ये ऋचा थी जो उसकी क्लास फेलो थी। उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर पारुल को बिल्कुल अच्छा ना लगा। वो थोड़ी खिसक कर पीछे हो बैठी। वो इतनी ज़्यादा सीधी सादी थी कि उसे शादी की रात के बारे में अभी तक कुछ भी खबर नहीं थी। न उसकी माँ ने उसे कुछ बताना ज़रूरी समझा था। वो सोचती थी उनकी बेटी जब बड़ी होगी तब खुद ब खुद ही सब कुछ समझ जाएगी। और अब पारुल का ये हाल था कि जब उसके सामने इस तरह की लड़कियां ऐसे मजाक कर रही थीं तो वो उसे बुरा समझ रही थी और ऐसे महफिलों में जाना फिर दोबारा पसंद ना करती। उस वक्त भी उन दोनों का टॉपिक शादी था और उनकी ऐसी गंदी बातें सुनकर उसने वहाँ से उठना चाहा। उसे अपनी मम्मी कहीं नज़र नहीं आ रही थी और वैसे भी वो ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसे ना चाहकर भी वहीं बैठना पड़ा। दुल्हा आ गया का शोर उठा और फिर बहुत से लोग इस शोर के साथ ही अपनी जगह से खड़े होकर बाहर की तरफ जाने लगे। काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन दुल्हा सचिन अपने दुल्हन रेनू के साथ अभी तक हॉल में नहीं आया था। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद ही पारुल ने एक शोर सा सुना और सब लोग एक जगह जमा होना शुरू हो गए।
पारुल ने भी अपनी मम्मी की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, लेकिन वो उसे अभी भी कहीं नज़र नहीं आई थी। न जाने कहाँ चली गई थी। कुछ देर बाद उसके दोस्त ऋचा ने आकर उसे जो बताया, उसे सुनकर पारुल पर हैरत का पहाड़ टूट गया। यार कसम से ऐसा लगता है जैसे नज़र ही लग गई है। इतनी खूबसूरत सजावट और इतना खूबसूरत हॉल को दुल्हा भी इतना हैंडसम है, लेकिन दुल्हन वालों ने मामूली सी बात पर शादी से इनकार कर दिया। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। पारुल को भी अफसोस हुआ। सचिन तो इतना ज़्यादा दौलतमंद इंसान था और लंदन रहकर आया था। कोई क्यों न उससे अपनी बेटी ब्याहना चाहेगा कि वो कितनी कोठियों का मालिक था। रुपये पैसे की रेल पेल थी, किसी भी तरह की कोई कमी ना थी। फिर भी उसकी शादी कैसे टूट गई, कुछ पता नहीं चल रहा था। पारुल ने ऋचा की बात सुनने के बाद इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे सचिन खड़ा हुआ नजर आ ही गया। वो बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा था और यहाँ तक कि उसने अपनी पगड़ी उतारकर फेंक दी। उसकी मम्मी रेखा जी उसे बाजू से पकड़कर कुछ समझा रही थीं। 2-3 और भी लोग मौजूद थे। कोई गंभीर बात चल रही थी जिससे सबके चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे अपनी मम्मी यानी सुजाता जी भी वहीं खड़ी नजर आ गईं। उसकी जान में जान आई क्योंकि वो वहाँ खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अचानक उसने देखा कि सुजाता ने आगे बढ़कर रेखा जी से कुछ कहा और रेखा जी ने सचिन को सुजाता जी की तरफ तवज्जो करवाई। पारुल अब पूरे ध्यान से ये मंजर देखने लगी। कुछ देर बाद ही सुजाता जी पारुल के पास आईं और उन्होंने उसे खड़ा किया और कहा, पारुल आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से, बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। उन्होंने उसे कुर्सी से उठाया और रेखा जी के पास लेकर आ गई। मम्मी आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? पारुल ने अपनी माँ के कान में सरगोशी की। न जाने क्यों लेकिन उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा और दिल किसी अनहोनी के एहसास से भरने लगा। पारुल बेटा, इस वक्त सचिन पर बहुत मुश्किल का वक्त है। पूरे ख़ानदान में उनकी रुसवाई होगी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी सचिन के साथ कर रही हूँ। यह खबर थी या कोई बिजली जो पूरी ताकत से पारुल के ऊपर गिरी थी और वह अपनी पूरी जान से कांप उठी। मम्मी आप क्या कह रही हैं? मुझे शादी नहीं करनी। मुझे शादी के नाम से ही डरती थी, बिदक कर पीछे हुई। होश करो लड़की, क्या कह रही हो? आहिस्ता बात करो। मैं रेखा जी को ज़बान दे चुकी हूँ। वैसे भी कहाँ मिलेगा हमें इतना अमीर और ख़ूबसूरत दुल्हा। यहाँ बहुत सी लड़कियाँ हैं, उसके लिए मरी जा रही हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है और उन्हें भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी उन्हें इस वक्त अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी है। तुम चुपचाप हाँ कर दो, बाद की बाद में देखी जाएगी। एक नाटक ही समझो। और वो जो घर जाकर सोने का सोच रही थी और आराम करने का मंसूबा बना रही थी, ज़िंदगी की अचानक काया पलट पर बेहद हैरान हुई। वो तो शादी की ABC भी नहीं जानती थी कि शादीशुदा ज़िंदगी क्या होती है, मर्द औरत के बीच में क्या संबंध होते हैं, पति पत्नी के एक दूसरे पर क्या अधिकार होते हैं। वो उन सबसे अनजान थी और उसकी मम्मी आज उसे हॉल में सबके सामने ये फैसला सुना रही थी कि उन्होंने उसकी शादी सचिन से तय कर दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सचिन की दुल्हन रेनू ने मामूली सी बात पर उससे शादी से इनकार कर दिया था। और अब वो लोग अपनी इज्जत के डर से सख्त परेशान थे। इसलिए उसकी मम्मी ने अपनी बेटी पारुल को उनके आगे पेश कर दिया कि उन्हें ऐसा पैसे वाला और दौलतमंद दुल्हा कहाँ मिलता। वो एक विधवा औरत थी और अपने भाई के नजर करम पर पल रही थी। इस वजह से उन्हें हर पल पारुल की फ़िक्र रहती थी। लेकिन आज ऊपर वाले ने खुद उनकी झोली में सचिन नामी खूबसूरत लंदन पलट अमीर ज़्यादा लड़का दे दिया था, तो वो कैसे इनकार कर सकती थी। दरअसल उन्होंने सचिन और रेखा की बातें सुन ली थीं और वो दोनों आपस में ये बातें कर रहे थे कि अब उनके पूरे ख़ानदान में बहुत बदनामी हो गई है और इस बदनामी को वो अपने सर से कैसे उतारेंगे। कितना अमीर और ख़ूबसूरत लड़का सचिन, उसकी दुल्हन ने उसे क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि इनकार का कोई जवाब तो ज़ाहिर हो नहीं रहा था। ये सुनते ही उन्होंने रेखा को मुखातिब किया और कहा कि वो अपनी बेटी पारुल की शादी उससे करना चाहती हैं। कुछ लम्हे ही लगे थे और सचिन की मां ने उनसे कहा था कि वो इस फैसले पर राज़ी हैं। अब वो पारुल को अपना फ़ैसला सुना रही थी और पारुल हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। उसने दबे दबे लफ्ज़ों में अपनी मम्मी से इस शादी के लिए बहुत इनकार किया, लेकिन उस वक्त उसके अल्फाज भी दम तोड़ गए जब उसकी मम्मी ने उसके दुपट्टे का घूंघट बनाकर उसे उड़ा डाला और सचिन के बराबर में लाकर बिठा दिया, जैसे दो इंसानों की शादी नहीं बल्कि गुड्डे गुड़िया का खेल हो। सचिन ने सरसरी निगाह उस पर डाली और शदीद गुस्से से मुंह फेर लिया। पारुल यह मंजर देखकर पूरी तरह कांप गई। उसने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो सचिन से ब्याह ही जाएगी। उसे तो अभी बहुत सा पढ़ना था, अपने सारे सपने पूरे करने थे, अपनी माँ का सहारा बनना था, सेल्फ डिपेंडेंट होना था।
लेकिन ज़िंदगी की अचानक काया पलट पर वो खामोश होकर रह गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, दिमाग माऊफ हो रहा था, लेकिन वो अपनी मम्मी की वजह से मजबूर होकर वहाँ बैठ गई। वहाँ बैठी सर झुकाए उंगलियां मरोड़ने लगी। सब लोग उसे सचिन की दुल्हन समझकर अपनी जगह से उठ उठकर देखने लगे तो वो और ज़्यादा घबरा गई और अपनी मम्मी को आवाज़ दे डाली, क्या हो गया है पारुल? बिल्कुल सीधी होकर बैठ जाओ। अपनी मम्मी पर विश्वास रखो। ऊपर वाला जब हम पर मेहरबान है, उसने तुम्हारे नसीब में शहर का अमीर कबीर लड़का लिखा है, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। उसकी मम्मी ने उसे सुहाने सपने दिखाने चाहे जो यहाँ मौजूद हर लड़की की आंखों में नज़र आ रहे थे। सबकी नज़रें उनकी तरफ लगी हुई थीं। लोग बहुत सी बातें कर रहे थे। उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। सभी रस्मों के साथ फेरे हुए और फेरे होने के बाद कांपते वजूद के साथ सुजाता जी और रेखा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यूँ हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने सोचा भी न था कि वो जिस शादी में शिरकत करने जा रही है वो शादी उसकी खुद की शादी की पार्टी बन जाएगी और वो सचिन की दुल्हन बन जाएगी। उसके दिल में बेतहाशा खौफ बैठ गया कि उसकी माँ ने कहा था कि सिर्फ दुनिया दिखाने के लिए शादी की जा रही है, लेकिन यहाँ तो सारी रस्मों के साथ शादी हुई थी। सबने पारुल की किस्मत पर रश्क किया था और पारुल बेपनाह सोचों में घिरी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह कुछ घंटे में ही गैर शादीशुदा से शादीशुदा के रुतबे पर फाइज हो गई। उसके सारे सपने उसे टूटते हुए दिखाई देने लगे और आंसू टपकते हुए गालों पर गिरने लगे। फेरे होते ही सुजाता जी की तलाश में उसने नज़र दौड़ाई, जो उस वक्त मामी से कुछ बात कर रही थी। वो उन्हें बुलाकर कहना चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी उसे घर छोड़ दें। उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि तमाम लोग अब उसे स्टेज के करीब आकर उसे और सचिन को बधाइयाँ दे रहे थे और साथ ही आशीर्वाद भी दे रहे थे कि भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। कुछ लोगों ने तो सचिन को तसल्ली भी दी और साथ साथ ये भी कहा कि रेनू नहीं मिली तो क्या हुआ, रेनू से ज़्यादा अच्छी लड़की पारुल तुम्हें मिल गई है। हमारी पारुल तो हीरा है हीरा, उसकी तुम कदर करना। जबकि उसकी मम्मी ने तो उसे कहा था कि कुछ मिनट का खेल है और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। चलो बेटा उठ जाओ। रेखा आंटी, जो अब पारुल की सास बन चुकी थी, उन्होंने पारुल का हाथ पकड़कर प्यार किया और उसे सहारा देकर उठाना चाहा। मम्मी कहाँ हैं? उसने लरजती हुई आवाज़ में उनसे कहा। मम्मी भी आ जाएंगी। तुम अभी हमारे घर हमारे साथ चलो। तुम हमारी बहू बन गई हो और अब तुम सचिन की पत्नी हो। हम मल्होत्रा हाउस जाएंगे, वहाँ तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगी। चलो शाबाश, जल्दी से खड़ी हो जाओ, गाड़ी भी आ गई है। उन्होंने उसे प्यार से चुमकारते हुए कहा, मुझे मम्मी के पास जाना है, उनको बुला दें प्लीज़। वो रुआं सी हो गई। बेटा मैं भी अब तुम्हारी मम्मी ही हूँ। सास भी माँ की जगह ही होती है। सचिन की माँ हूँ तो समझ लो तुम्हारी भी माँ हूँ। चलो शाबाश, मेरा कहना मानो। ये कहकर उन्होंने सचिन को भी साथ चलने का इशारा किया कि तभी सचिन के कुछ दोस्तों ने उसे आ घेरा। ओहो, इतनी भी क्या जल्दी है दुल्हे साहब विदाई की? कुछ देर यहाँ और ठहर जाओ, अभी तो पूरी रात बाकी है। पारुल को देखते हुए उन्होंने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर सचिन की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा, वैसे यार सचिन, ये क्या बात हुई? तुमने तो हमसे कहा था कि इस तरह का फ़ोटोशूट होगा, उस तरह की रस्म होगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन तुमने तो कोई रस्म ही नहीं की, ना कोई अंगूठी पहनाई। कुछ करो तो, हमें भी तो यकीन हो कि तुम्हारी शादी हुई है। तुम तो ऐसे सीरियस हो कि तुम्हें खुशी ही नहीं है। ये उसका दूसरा बदतमीज़ दोस्त था, जो सचिन को पारुल के सामने ही बेबाक किस्म की बातें करके छेड़ रहा था। वो दोनों अपनी बातों से सचिन को हवा दे रहे थे और मजबूरन अपने गुस्से को दबाकर सचिन आगे बढ़ा, पारुल का घूंघट उठाया और उसके माथे पर किस किया। और पारुल, जिसे ज़िंदगी में किसी ने भी कभी छुआ तक नहीं था, न उसने कभी किसी मर्द को इस नज़र से देखा था और न कभी कुछ दिल में ऐसा ख्याल लाई थी, सचिन की हरकत पर जैसे जम सी गई और अपने आप में सिमटने लगी। ओह भाभी तो अभी से बेहद शर्मा रही हैं। तुम्हारा क्या होगा सचिन साहब, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। ये सचिन के एक तीसरे बदतमीज़ दोस्त की आवाज़ थी। पारुल का दिल चाहा कि वो यहाँ से भाग जाए। वो वैसे भी इस तरह की बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ महसूस करती थी, लेकिन अब तो उसे चारों तरफ ऐसी ही बातें सुनने को मिल रही थीं। वो खुद को बेहद कंट्रोल किए हुए थी। आंसू रोकने की कोशिश में अब उसका गला दुखने लगा था।
रेखा जी ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में लाकर बिठा दिया। उसने अपने दूल्हे सचिन की तरफ देखा, जो बेदिली से गाड़ी में बैठा शीशे के पार देख रहा था। उसे अपने बराबर में बैठी पारुल के वजूद से कोई गरज नहीं थी, लेकिन वो उससे पूछना चाहती थी कि वो लोग उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। उसकी मम्मी भी ना जाने कहाँ गायब हो गई थी कि फिर दोबारा उसे नज़र नहीं आई, और वो अजनबियों के साथ बैठकर वहाँ ना जाने कहाँ जा रही थी। वो सचिन मल्होत्रा से पूछना चाहती थी कि उसकी शादी रेनू से क्यों नहीं हो सकी, और अब वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। लेकिन सचिन के तेवर देखकर उसे अपनी ये बात अपने दिल में ही दबानी पड़ी। गाड़ी चल पड़ी थी। सचिन ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, यहाँ तक कि पूरे 25 मिनट बाद गाड़ी एक घर के सामने आकर रुक गई। वो फौरन से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। पारुल वहीं बैठी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर निकल भी आओ अब। तुम्हें क्या उठाकर अंदर ले जाऊं? ये तो सचिन था। उसने बेदर्दी से पारुल का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर लाकर ज़मीन पर पटका। पारुल ने एकदम से अपना हाथ सचिन के हाथ से छुड़ाया। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आखिरकार उसने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। लड़की, क्या मतलब है तुम्हारा कहाँ लेकर जा रहे हैं? शादी हुई है हमारी, फेरे हुए हैं पूरी दुनिया के सामने, और तुम पूछ रही हो कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ? क्या तुम कुछ पागल हो? शादी के बाद पति पत्नी एक साथ ही रहते हैं ना। उम्र कम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसी बातें मुझसे पूछो जिसका ना कोई सर ना कोई पैर। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि विदाई भी आज ही है? पारुल को ऐसा लगा जैसे सचिन ने रेनू से शादी ना होने का सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। जिंदगी ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। ना वो आगे बढ़ सकती थी और ना ही वो पीछे जा सकती थी। ये उसकी ज़िंदगी की कैसी परीक्षा थी जिसके बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसे अपनी सहेलियों की बातें याद आने लगी जब वो हॉल में बैठकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक के दौरान कर रही थी, और ये बातें सोचते ही उसे फिर से घबराहट होने लगी। क्या हो गया? अब अंदर भी आ जाओ, वो बेजारी से कहता हुआ अपने बेडरूम में एंटर हुआ। वो वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर आंसू बहाने लगी। कम ऑन, अब तक वहाँ खड़ी हो आंसू बहाती रहोगी? अपना ये नाटक बंद करो। 15 साल की कोई छोटी उम्र नहीं होती। वैसे भी तुम्हारी माँ ने अपनी मर्जी से मेरी शादी तुमसे की है। मैं ज़बरदस्ती तुम्हें शादी करके यहाँ नहीं लाया। उसने अपनी पगड़ी उतारकर सोफे पर फेंकी और तैश में आगे बढ़कर उसका जबड़ा अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। वो दर्द से बिलबिला उठी। तुम्हारी माँ मेरे बंगले और कोठी के पीछे पागल हो गई, और न जाने मेरी माँ पर कौन सा जादू किया कि वो 2 मिनट में तुम्हारी मुझसे शादी कराने के लिए राज़ी हो गई। मैं तो हॉल में मौजूद लोगों की वजह से चुप था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उसने एक झटके से पारुल को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। बहुत गुस्से में आकर ड्रेसिंग पर पड़ी सारी चीज़ों पर हाथ मारकर गिरा गया। पारुल डर के 2 कदम पीछे हुई और बेख्तियार अपनी चीख को मुंह पर हाथ रखकर रोका। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम लड़कियों के नाटक। बंद करो अपना नाटक। मेरा और ज़रा तमाशा मत बनाओ। तुम कम उम्र ज़रूर हो, लेकिन मुझे पता है कि गुणों में तुम भी पूरी ही हो। मैं लंदन में ऐसी ही औरतों के बीच में रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अंदर में तुम सब एक जैसी ही होती हो। बस मौका किसी किसी को ही मिलता है, और आज की दुनिया में वही शरीफ है जिसे मौका ना मिला हो। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? और हाँ, मुझे ज़्यादा चालाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं सब कुछ भूल जाऊँगा और हद से गुजर जाऊँगा। सुर्ख आंखों से उसने पारुल का ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेकर भरपूर तनज़ किया। जैसा आप समझ रहे हैं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। पारुल को उसका अंदाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने अपनी सफाई देना ज़रूरी समझा। बस बस रहने दो, ज़्यादा मेरे सामने सफाई मत दो। और हाँ, अलमारी में रखा कोई भी नाइट सूट उठाकर पहन लो। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं इस वक्त ना तुम्हारा रोना धोना बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ही कोई बकवास। बिना किसी लिहाज के कहकर वो फ्रेश होने चला गया और थोड़ी ही देर में बेड पर लेटकर नींद की वादी में खो गया। उसकी खर्राटों की आवाज़ पारुल के सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। पारुल ने भी रोते हुए अपने कपड़े बदलकर सोफे पर जाकर लेट गई और खौफ से आंखें बंद कर लें कि अगर वो उसे उठकर जागता देखेगा तो कहीं दोबारा उस पर रेनू का गुस्सा न उतार दे, जो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर चली गई थी। उसके अंदर से ये डर तो निकल चुका था कि सचिन उसे हाथ भी लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसकी तरफ से बेपरवाह होकर नींद की वादियों में गुम हो गया था। लेकिन अगली सुबह उसके साथ क्या होगा, यह सोच सोच कर ही उसका दिल कांपने लगा। अब क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी? किसी के मनचाही बनने के बजाय वो अनचाही बनकर उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल की गई थी। आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होगा? मम्मी ने तो उसे सिर्फ नाटक का कहकर उसे सचमुच ही ब्याह दिया था। वो सचिन से ये सवाल पूछना चाहती थी कि आखिर रेनू ने उसे क्यों छोड़ा और उसने पारुल से शादी करने की हामी भरी ही क्यों, जब वो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। बहुत से सवाल उसके जहन में जन्म लेने लगे, लेकिन जवाब कहीं भी नहीं था।
उन्हीं सोचों को सोचते हुए वो नींद की वादी में उतर गई। उसकी आंख खुली तो सचिन ने उसे कपड़े बदल कर नीचे आने को कहा कि सब लोग उसका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। उसने अलमारी खोलकर रेनू के नाप के कपड़े उठाकर पहने और नीचे आ गई। उन्हें देखते ही रेखा जी ने नाश्ते की टेबल पर उन दोनों को टिकट थमा दी। ये क्या है? नाश्ते के दौरान चाय पीते हुए सचिन ने आईब्रो इकट्ठे किए। क्या मतलब बेटा, क्या है? तुम दोनों की कल शादी हुई है, तुम्हारे हनीमून की टिकट है, जाओ शिमला घूम आओ। थोड़ी सैर करो तो दिमाग पर छाया बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और अच्छा महसूस होगा तुम दोनों को। हनीमून का नाम सुनकर पारुल को चाय गले में अटकती हुई महसूस हुई। नहीं, हम शिमला नहीं जाएंगे, मुझे गोवा जाना है। आप ये टिकट कैंसिल करवा दें, सचिन ने बेपरवाही से अपनी मम्मी से कहा। उस दौरान पारुल चुपचाप नाश्ता करती रही। क्यों? क्यों ज़रूरत नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है। तुम मना क्यों कर रहे हो? उन्होंने सचिन से वजह मालूम करनी चाहिए। गोवा में जाएंगे हम, वहाँ घूम फिर लेंगे। फ़िलहाल मुझे कारोबारी मामलात भी देखने हैं, तो मेरा काम भी साथ साथ हो जाएगा। क्यों पारुल? उसने पूछते हुए पारुल के बीच में राय जाननी चाहिए, तो वह बेचारगी से उन दोनों को देखने लगी। जैसी आपकी मर्ज़ी। और उन दोनों को सचिन की मर्ज़ी का जवाब देकर सर झुका लिया। ठीक है, फिर तुम कुछ पैकिंग कर लो, हम आज ही गोवा के लिए निकलते हैं। उसने पारुल पर हुक्म सादिर किया और पारुल उसके बदलते हुए कई रंग देखकर रह गई। रात को वो हद से ज़्यादा गुस्से में था, बिल्कुल बिखरा हुआ शेर लग रहा था जो जख्मी होकर अपना गुस्सा पारुल पर निकाल रहा था। लेकिन सुबह वो सचिन मल्होत्रा बिल्कुल बदल गया था। वो नरमी से पारुल से बात कर रहा था, यहाँ तक कि उसने कारोबारी मामलात के लिए भी पारुल को अपने साथ ले जाना ज़रूरी समझा कि उसका भी इंजॉय हो जाएगा और जो कुछ कल हुआ है उसका बोझ दोनों के सर से उतर जाएगा। पारुल को दिल में थोड़ा सा सुकून सा महसूस हुआ कि आज वो सही नज़र आ रहा था और गुस्सा कहीं भी मौजूद नहीं था। नरमी से बात कर रहा था। जिस तरह शादी जल्दी में हुई थी, हनीमून उससे ज़्यादा जल्दी में तय हुआ और वो सचिन के साथ एयरपोर्ट आई थी। एक तरफ तो उसे कुछ सुकून महसूस हो रहा था और दूसरी तरफ दिल ही दिल में वो अपनी माँ को भी याद कर रही थी, जो उससे अभी तक मिलने नहीं आई थी। कल रात को अपनी माँ के बारे में जिस तरह सचिन से सुना था, उसके बाद वो सचिन को ये भी नहीं कह सकती थी कि वो अपनी माँ के घर जाना चाहती है। वो चुपचाप सचिन के साथ गोवा आ गई। सचिन का मूड पहले से बेहतर हो चुका था और क्योंकि उसने उसे छुआ भी नहीं था और ना हाथ लगाने की कोशिश की थी और ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, तो उस वजह से वो सुकून में थी। उसके जहन से ये डर निकल गया था कि सचिन ऐसी कोई भी हरकत करेगा और हद से बढ़ेगा। गोवा आकर उसे अच्छा लगने लगा था। गोवा जाने से पहले सचिन उसे मार्केट लेकर गया था और वहाँ कुछ कपड़े उसे दिलवा दिए थे। उन्हीं में से एक जोड़ा उसने आज पहन लिया था। फ्लाइट में बैठकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था और सचिन का मूड अच्छा देखकर वो थोड़ी पुरसुकून सी हो गई थी कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसका असर अब सचिन पर मौजूद नहीं था, बल्कि उसका मिजाज ही बदला हुआ लग रहा था। पारुल ने उसे ही गनीमत जाना और अपना सारा फोकस सफ़र पर लगाया। कुछ घंटे में वो लोग गोवा पहुंच गए और वहां सचिन उसे सबसे पहले एक बहुत बड़े खूबसूरत से होटल में ले आया था। कमरा बुक करवाया था और उसने पारुल से कह दिया कि आज वो उसे कहीं भी नहीं ले जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ये कहकर वो सो गया। पारुल भी थकान महसूस कर रही थी। वैसे भी सफ़र किसी भी तरह का हो, थकन हो ही जाती है। उसने भी सचिन को ज़्यादा न कुरेदा और ख़ुद भी आराम करने की नीयत से लेट गई। सचिन की आंख शाम 7 बजे खुली थी। वो उठकर फ्रेश हुआ और उसने पारुल से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छे स्टाइलिश कपड़े लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ के मशहूर मॉल ले जाना चाहता हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और पारुल तब ऐसे ही तैयार हुई बैठी थी। उसके साथ मॉल के लिए निकल गई। सचिन ने कपड़ों की ख़रीदारी के वक्त उससे बिल्कुल भी कोई मशवरा नहीं किया और मशवरा तो दूर की बात है, उसने पारुल को ये बताया ही नहीं था कि उसने पारुल के लिए कौन से और किस तरह के स्टाइलिश कपड़े लिए हैं। लेकिन उसने सचिन से कुछ ना पूछा कि कहीं उसका मूड दोबारा ख़राब ना हो जाए। उसने 2-3 बड़े शॉपर सचिन के हाथ में ज़रूर देखे थे, जिससे उसे अंदाज़ा हो गया कि सचिन ने कुछ ना कुछ तो ख़रीदा है। वो शायद उसे तोहफे के तौर पर देना चाहता था, इसलिए अभी नहीं दिखाना चाहता। ये सोचकर वह सुकून में हो गई। कल के अकॉर्डिंग आज का दिन उसका अच्छा गुजर रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोबारा होटल पहुंच गए और घूमने फिरने का प्रोग्राम कल पर छोड़ दिया। बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तुम क्या खाओगी बता दो, मैं तुम्हारे लिए वही मंगवा दूंगा। और हाँ, याद आया, यहाँ का एक जूस बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मैं तुम्हें सबसे पहले वो ट्राई करवाता हूँ। मेरे ख्याल से तुम पहले कभी अपने घर से घूमने के लिए नहीं निकली होंगी, है ना? उसने वेटर को बुलाने के लिए इंटरकॉम उठाया ही था और साथ साथ पारुल से पूछ भी रहा था। जो आप मंगवाएंगे वो मैं खा लूँगी, उसने धीरे से कहा और सर झुका लिया। थोड़ी ही देर में वेटर जूस खाना दोनों लेकर आ गया। खाने की सजावट और खुशबू देखकर पारुल को भी भूख सताने लगी। वैसे भी वो सुबह से कुछ खास खा नहीं पाई थी,
सचिन ने लाइट्स ऑफ करके वहां मौजूद चंद कैंडल परफ्यूम जला दिए थे, जिसकी जलते ही भीनी भीनी सी मध्यम सी खुशबू माहौल का हिस्सा बन गई। दूसरे शब्दों में सचिन ने माहौल को काफ़ी हद तक रोमांटिक बना दिया। ये लो, सबसे पहले जूस ट्राई करो, बहुत स्पेशल जूस है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये कहकर उसने जूस का बड़ा सा गिलास पारुल के आगे बढ़ाया। पारुल ने वो गिलास उसके हाथ से ले लिया और उसका मूड अच्छा देखकर उससे कहा कि मैं जूस पी लूँगी, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो व्यस्त से अंदाज में बोला। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी और रेनू की शादी क्यों नहीं हुई? ये सवाल सुनकर सचिन के माथे पर बल पड़े और उसने गहरी खोजती निगाहों से पारुल की तरफ देखा। तुम क्या चीज़ हो लड़की, इतनी खूबसूरत और रोमांटिक माहौल होने के बावजूद भी तुम पिछली बातों के बारे में सोच रही हो। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब मेरी ज़िंदगी में तुम शामिल हो गई हो। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस ज़िंदगी का तुम जैसी लड़कियां ख्वाब देखती हैं वो तुम्हें प्लेट में रखकर मिल गई है। अभी सब सोचें छोड़ दो और तुम्हारा पति तुमसे जो कुछ कह रहा है वो करो। चलो शाबाश, ये जूस पियो, उसके बाद खाना शुरू करते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। पारुल को जवाब देता हुआ उसने दोबारा जूस पीने पर जोर दिया। पारुल ने फौरन से उसकी बात पर अमल किया। 2-3 घूंट में ही वो कांच का बड़ा सा गिलास पी लिया कि कहीं सचिन को बुरा ही ना लग जाए। कैसा था? उसने पूछा। बहुत अच्छा था, पारुल ने तारीफ की। चलो अब खाना खाते हैं। उसके बाद उसने पारुल के प्लेट में खाना सर्व करके उसे दिया और ख़ुद भी अपने प्लेट में निकाल कर खाने लगा। खाना बहुत ज़्यादा पुरसुकून और खुशबूदार माहौल में खाया गया। खाना खाते ही पारुल को अजीब सा महसूस हुआ। उसका सर भारी होने लगा। वो एक जगह अपना सर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ तुम्हें? सचिन ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर भारी हो रहा है। तो आराम करो ना, वैसे भी जो पहली बार फ्लाइट में बैठता है तो कुछ दिनों तक ऐसा ही महसूस होता है। सचिन की अपनी ही बातें थी। चलो शाबाश, सो जाओ। और उसके बाद पारुल को होश नहीं रहा कि कब उसकी आंख बंद हुई। हाँ, बस उसे इतना याद था कि जब वो नींद में थी उसने घड़ी की तरफ देखा था तो घड़ी उस वक्त 10 बजा रही थी। यानी वो रात के 10 बजे ही सो गई थी और सुबह उसकी आंख भी पूरे 10 बजे ही खुली। यानी वो पूरे 12 घंटे नींद लेती रही और उठते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसका जिस्म बहुत बुरी तरह दुख रहा था। जोड़ जोड़ ऐसा लग रहा था जैसे हिल गया हो। वो मुश्किल से बेड से खड़ी हुई और आगे बढ़ी ही थी कि पैरों में शदीद दर्द उठा था। थोड़ी देर बाद उठकर फ्रेश होने चल दी। अजीब किस्म के एहसास ने उसे अपने घेरे में लिया हुआ था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और सचिन सचिन तो ऐसा गायब था जैसे वहाँ उसके साथ आया ही ना हो। कपड़े बदल के दोबारा बेड पर आई तो अभी भी जिस्म के दर्द में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था। वो अपनी इस कैफियत को समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है और जहन पर जोर देने के बावजूद भी उसे कुछ याद नहीं आया था कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। अभी वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि सचिन अंदर आया और उसे जागता देखकर मुस्कुराया और फिर उसे कहा, उठ गई तुम? वैसे एक बात है, तुम मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई हो। मेरी बिजनेस डील बहुत अच्छी जा रही है। गहरी नज़रों से उसे देखते हुए उसने पारुल को खुशखबरी सुनाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। पारुल उसे खुश देखकर अपना दर्द भूल गई और उस खुशी में वो उसे गोवा में समुद्र की सैर को ले गया, जहाँ जाकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सचिन का रवैया भी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया था और वो उसके साथ खुश दिखाई देता। पारुल भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में वापस लौट रही थी। गोवा में 5 दिन गुजर गए थे, लेकिन वो सिर्फ एक समुद्र की सैर के अलावा और कहीं नहीं गई थी। तो ज़्यादातर होटल में ही रहती थी और कभी कभी लॉन्ग ड्राइव और होटल में अच्छे से डिनर के अलावा सचिन ने उसे समुद्र के अलावा और कहीं की सैर नहीं करवाई थी। पारुल को अजीब तो लगा था, लेकिन वह चुप रही थी और कुछ ना बोली। उसके नज़दीक पति के सामने बीवियां ज़बान नहीं चलाती। उसकी माँ से उसने बचपन से यही सुना था, इसलिए वो उससे सवाल नहीं करती थी। हाँ, उसने महसूस किया था कि गोवा जाकर उसे नींद बहुत आती थी। रात के 10 बजते ही उसे नींद आना शुरू हो जाती थी और वह सुबह देर तक सोई रहती और जब वो सुबह उठती तो उसके पूरे बदन में अजीब सा दर्द होता जिसे वो कोई नाम न दे पाती। सचिन ने उसे गोवा में बहुत सी शॉपिंग भी करवाई थी, लेकिन वो उसे शॉपिंग दिखाता नहीं था। बस जगह जगह दुकानों पर रुक रुक कर उसके लिए कपड़े खरीदता जाता और अपने पास रखता जाता। पारुल ने उससे ये भी ना पूछा कि वो ये कपड़े किसके लिए ले रहा है। जाहिर है वो उसी के लिए लेता होगा, लेकिन वो उसे देता नहीं था। ये बात पारुल को बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी। इसी तरह गोवा के सैर के दिन ख़त्म हुए और सचिन के अकॉर्डिंग अब उसकी बिजनेस डील बहुत अच्छी तरह से क्लोज हो गई और सारे काम अच्छी तरह से निमट गए। तो उन्हें वापस अपने शहर चले जाना चाहिए। घर आते ही उसकी सास ने उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया और सचिन का चेहरा देखकर उसकी सास ने कहा, लगता है तुम्हारा ये बिजनेस ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा गया है।
तुम तो फूले नहीं समा रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपने मेरी शादी पारुल जैसी खूबसूरत लड़की से करवाई है, इसलिए मेरे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। पारुल ने हैरानी से सचिन की तरफ देखा था कि वो तो सिर्फ उसे होटल में ही रखे था और सिर्फ एक बार उसके गोवा के समुद्र के सैर को ले गया था। उसके अलावा गाड़ी में घूमने के बाद कुछ भी ना किया था। तो फिर उसकी ये सैर कैसे अच्छी गुजरी? लेकिन वो चुप रही थी। तो फिर मेरे लिए इनाम तो बनता है। मैंने तुम्हारी शादी पारुल जैसी लड़की से करवाई, उसके सास ने सचिन की तरफ देखकर कहा। जी बिल्कुल। उसके साथ ही उसने अपनी जेब से 2-2 हज़ार के 5-6 कड़क नोट निकाले और उसकी सास के हाथ में रखकर कहा कि ये आपका इनाम है जो मेरी तरफ से है। मैं वाकई में बहुत किस्मत वाला हूँ कि आपने पारुल को मेरे लिए चुना है। पारुल ने सचिन के मुंह से ये सुना तो उसे सुकून सा महसूस हुआ कि उसका पति अब उससे खुश है और वो उसे अपनी बर्बादी की वजह नहीं समझता। इससे ज़्यादा पारुल को और कुछ चाहिए भी नहीं था। लेकिन जैसे ही सचिन ने अपनी मम्मी से कहा, हमने गोवा में तो हनीमून मना लिया, अब हम 2-3 दिन में ही दुबई के लिए निकलेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो गोवा से भी ज़्यादा हसीन दिन होंगे। पारुल उसे मना करना चाहती थी कि वो थक गई है, क्योंकि वो ज़्यादातर वो वक्त उसे होटल में ही रखता था। तो अगर वो दुबई में भी यही करेगा तो ऐसे में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो मना नहीं कर सकती थी और अगर वो मना करती तो वैसे भी वो उसकी बात बिल्कुल भी ना सुनता। इसलिए उसने खामोश रहना मुनासिब समझा। 2-3 दिन बाद ही वो लोग दुबई के लिए निकल पड़े और दुबई में पूरा 1 महीना वो लोग रहे थे। उस दौरान सचिन ने पहले से बढ़कर पारुल का ख्याल रखा था। उसे दुबई की महंगी महंगी चीज़ दिलाई थी, उस पर खूब खर्चा किया था, यहाँ तक कि सैलून जाकर उसका पूरा मेकअप करवा दिया था कि वो पहचानी नहीं जा रही थी, बिल्कुल कोई परी लग रही थी। सचिन को खुद को भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये वही पारुल है। उसने उसके चेहरे का फेशियल करवाया था, उसके बाल तराशे थे, बालों में रंग करवा दिया था और वो बिल्कुल बदल कर सामने आई थी। पारुल ने खुद अपने आप को शीशे में देखा था, यकीन नहीं कर पाई थी कि ये वही पारुल है या कोई और। उन सब में एक बात पारुल ने नोट की थी कि रात 9 बजे से पहले पहले वो उसे होटल में वापस ले आता और वह तमाम कपड़े जो उसने गोवा में पारुल के लिए ख़रीदे थे वो एक एक करके उसे दुबई में पहनने की फरमाइश करता। पारुल झिझकती जाती, कोई कोई बहुत शॉर्ट होता और किसी के गले बहुत ज़्यादा डीप होते। पारुल को शर्म महसूस होती तो सचिन उसे कहता कि तुम मेरे सामने ही तो हो, ये कपड़े पहनती हो, मैं कौन सा तुम्हें बाहर पहनने का कह रहा हूँ। और पति की बात मानना पत्नी का फ़र्ज़ है। पारुल उसकी बात पर सर झुका देती और उसकी हर फरमाइश पूरी करती रहती। खाना वो ज़्यादातर होटल में ही खाते और रात 10 बजे से पहले पारुल के साथ वही सारी कैफियत होती जो गोवा में उसे सर भारी होने का एहसास होता था और इसी सर भारी होने के बाद उसे होश न रहता। सुबह उसका बदन दर्द करता, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी में सुकून था, लेकिन वह दिन पे दिन खिलने की बजाय मुरझा रही थी। उसका बदन उसका साथ नहीं देता था। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी ने बुरी तरह निचोड़ दिया हो और उसके जोड़ जोड़ में दर्द मौजूद रहता। इसलिए वो ज़्यादा बाहर के खजाने की फरमाइश भी ना करती और ये पूरा 1 महीना भी वो दुबई में रहकर अपने शहर वापस आ गई थी। दुबई में उसे अच्छा तो लगा था कि सचिन ने उसे हर जगह नहीं तो 2-3 जगह तो ज़रूर घुमाया था और ज़्यादातर वक्त तो होटल में ही गुजरा था। लेकिन उसे अच्छा खिलाया पिलाया था और उसका ख्याल बहुत रखा था। उसकी बहुत सी तस्वीरें भी बनाई थी जो उसने घर आते ही अपनी सास को दिखाई थी, तो वो दोनों को खुश देखकर दुआएं देने लगी। सचिन बिल्कुल बदल गया था। वो पारुल से नरमी से बात करता, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करता और उसे कुछ पैसे भी दे देता कि वो अपने ऊपर खर्च करे। पारुल को और क्या चाहिए था, जो शादी के शुरू दिन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, अब उसके अंदर डर ख़त्म हो गया था। लेकिन वो खुद को बहुत कमज़ोर सा महसूस करने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे एकदम से वो उम्र में बड़ी हो गई हो। उसने आईने में खुद को देखा तो उसे ऐसा ही महसूस हुआ। कोई शारीरिक बदलाव तो उसके अंदर ज़रूर आया था जिसने उसे बेजान सा बना दिया था। लेकिन यह बात वो सचिन से नहीं करना चाहती थी कि कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए। उसका ख्याल रख रहा था, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। दुबई से आने के 1 हफ्ते बाद ही सचिन ने बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाना था, तो उसने पारुल को भी अपने साथ चलने का कहा। लेकिन इस दौरान पारुल को अपने अंदर अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। उसे हर वक्त घबराहट रहने लगा, उसका सर चकराता रहता और उसे बार बार चक्कर से आते। उसने ये बात सचिन से छुपाई थी, लेकिन एक दिन जब वो घबराहट और चकराने की वजह से जब बेहोश हो गई तो उसकी सास ने फ़ौरन से सचिन को फ़ोन करके घर बुलाया और सचिन डॉक्टर को लेकर घर आया था। वो बेहद घबरा गया था और बार बार अपनी मम्मी से यही पूछता कि पारुल तो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। डॉक्टर ने अच्छी तरह चेकअप किया और फिर उसके बाद डॉक्टर ने जो कुछ कहा
उसने सचिन के पैरों तले ज़मीन खींच ली। न सिर्फ सचिन बल्कि उसकी माँ भी हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने गुड न्यूज़ दी थी कि पारुल माँ बनने वाली है। असल में खबर तो खुशी की थी, लेकिन न जाने क्यों सचिन और उसकी माँ हैरत में डूब गए कि ये कैसे हो सकता है। पारुल इतनी जल्दी माँ कैसे बन सकती है? हालांकि अभी तो शादी को 2 महीने ही गुजरे थे। ये ऐसी कोई अनहोनी बात भी नहीं थी, लेकिन उनकी हैरानी अनहोनी ही थी। पारुल को पता चला तो वो बेहद खुश हुई और उसने सचिन से भी पूछा कि क्या आप खुश नहीं हैं? काश पारुल उससे ये सवाल ना करती कि उसके बाद उसे जो कुछ पता चला उसे बिल्कुल भी इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे सवाल पूछते हुए। जब मैंने तुम्हें छुआ ही नहीं तो फिर ये बच्चा किसका है? सचिन की बात थी या कोई पहाड़ था जो उसके सर पर आ गया था? सचिन ने उस बच्चे को अपना बच्चा कहने से इनकार कर दिया था। अब पीछे कहने सुनने को बचा भी क्या था? पारुल को कुछ समझ नहीं आया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो पहली बार ज़िंदगी में माँ बनी थी। हाँ, उसे ये याद पड़ता था कि सचिन ने हनीमून के दौरान उसे छुआ तो नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी उसकी माँ ने उसे शादी के बारे में इतना कुछ ख़ास नहीं बताया था। उसे तो बस ये खुशी थी कि वो माँ बनने वाली है और उसके यहाँ औलाद होने वाली है। लेकिन जब सचिन ने उसकी खुशी पर पानी फेर दिया, उसे साफ साफ कह दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है, तो उसने रोते हुए अपनी मम्मी को अपने घर बुला लिया। अपनी माँ को बुलाकर तमाशा क्यों कर रही हो? मैंने कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तुम अभी के अभी इस बच्चे को ज़ाया करवा दो। सचिन ने पारुल को अपना फैसला सुना दिया और वो उसे देखकर रह गई कि कोई माँ अपने बच्चे को कैसे ज़ाया करवा सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो दामाद जी? तुम्हें अंदाज़ा भी है ये मेरी बेटी मासूम और पवित्र लड़की है और तुम इसके बारे में क्या बकवास कर रहे हो? पारुल की मम्मी को दामाद के मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। जब मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊँ? मैंने इसे छुआ भी नहीं, तो फिर इससे पूछें कि ये बच्चा किसका है? ये सुनते ही पारुल की माँ दंग रह गई। उसने पारुल की तरफ देखा तो वो सर झुका गई और सिर्फ इतना कहा कि माँ मुझे मालूम नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होता है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और तब उसकी माँ को अंदाज़ा हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एक तरफ तो सचिन कह रहा है कि उसने पारुल को हाथ नहीं लगाया और दूसरी तरफ पारुल को उन सब चीज़ों की कोई खबर नहीं थी। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? उसने कड़े तेवर से सचिन की तरफ देखा और कहा कि वो उसकी बच्ची के साथ क्या खेल खेलना चाहता है। वो उसके सर क्यों ये इल्ज़ाम डाल रहा है कि वो उस बदचलन है? मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूँगा क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और पारुल की मम्मी सचिन के पीछे उससे बात करने गई थी कि वो एक लम्हे को ठहर सी गई। सचिन फ़ौरन अपनी माँ के कमरे में गया। उसने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके ख्याल में तो दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन दरवाज़ा खुला रह गया था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। मैं तो उसे बच्ची समझता था, लेकिन ये तो बहुत तेज़ निकली, फ़ौरन से ही प्रेग्नेंट हो गई। अब आप एक काम करें, जल्दी से इससे मेरी जान छुड़ाएं और कोई बांझ लड़की मेरे लिए ढूंढें ताकि हमारा कारोबार तो चलता रहे। ये सचिन था जो अपनी माँ से कह रहा था और उसकी बातें सुनकर पारुल की माँ को सारी सच्चाई पता लग गई। वो वहीं गिरने जैसे अंदाज में बैठ गई और आंसुओं से रोने लगी। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि उसने कोठी और दौलत के लालच में अपनी बेटी की शादी अमीरजादे से करवा तो दी थी, लेकिन उसने उसकी बेटी को बर्बाद कर दिया। और वो सच ही तो कह रहा था कि ये बच्चा उसका नहीं था, क्योंकि सचिन ने उसकी बेटी को तवाइफ बनाकर छोड़ा था। वो हनीमून के नाम पर उसे शहर शहर घुमाता था और उसे नींद की गोली देता था और उसके बाद सचिन के वो क्लाइंट्स जिन्हें लड़कियों की तलाश होती पारुल के साथ वक्त गुजारते और इस तरह उनमें से किसी क्लाइंट से पारुल प्रेग्नेंट हो गई थी। और पारुल को तो कुछ पता ही नहीं कि शादी के बाद क्या होता है और किस तरह से संबंध बनते हैं। वो तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह इन सब बातों से अनजान थी। और तब उसकी मम्मी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी फूल जैसी बच्ची को किस दरिंदे के हाथों ब्याह दिया था। वो रोते रोते उठी। हर चीज़ धुंधला गई थी। उनके दिल पर एक भारी बोझ आ पड़ा था। उन्होंने उस वक्त पारुल का हाथ थामा और उसे लेकर सचिन के सामने खड़ा कर दिया और सचिन से कहा कि वो अभी इसी वक्त डिवोर्स के पेपर तैयार कर दे और उसे डिवोर्स दे दे। आंटी, क्या हो गया है आपको? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस मैं ये बच्चा नहीं अपनाना चाहता। वो फ़ौरन से अनजान सा बन गया था। तुम्हारी सच्चाई मैं जान चुकी हूँ कि तुम कितने ज़्यादा दरिंदे इंसान हो, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकती। तुमने उसे बर्बाद तो कर ही दिया है और अब क्या कसर बाकी रह गई है? उसकी मम्मी ने कड़े लफ्ज़ों से उसकी धुनाई कर दी।
अच्छा, तो आपको सब पता चल ही गया है। तो आप एक काम करें, आपकी बेटी की कमाई में से थोड़े पैसे मुझसे ले लें और इसे यहीं रहने दें। अच्छा कारोबार है, आपकी बेटी मेरे लिए बहुत अच्छा कारोबार साबित हुई है। चलिए हम डील कर लेते हैं, आधे पैसे आप ले लें, मैंने इससे अभी तक 20 लाख रुपए ही कमाए हैं। एक काम करें, मैं आपको अभी 4-5 लाख रुपए दे देता हूँ। सचिन ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, पारुल की मां ने आगे बढ़कर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और उस थप्पड़ के बाद उसे होश आ गया था कि उसकी मां सच में उसका और पारुल का डिवोर्स कराना चाहती हैं। थप्पड़ लगते ही उसने एक वकील को फ़ोन किया और उसे कहा कि वो तलाक के पेपर रेडी कर दे। उसे कल सुबह तक पेपर रेडी चाहिए। अब पारुल को 1 मिनट भी वो अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितना ज़्यादा वो उससे कमा सकता था उसने कमा तो लिया था। अब पारुल जिए या मरे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पारुल को जब सच्चाई पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और फ़ौरन से बेहोश हो गई। उसकी माँ उसे जैसे तैसे घसीटते हुए उसे काल कोठरी से बाहर निकाल लाई और अपने 2 कमरे के छोटे से घर में दोबारा वापस ले आई थी कि पारुल के नसीब में यहाँ आना दोबारा लिखा था। भले ही उसकी माँ ने कोठी और पैसे के लालच में अंधी होकर अपनी बेटी की ज़िंदगी का सौदा कर दिया था, लेकिन उसने ये कभी नहीं चाहा था कि उसकी बेटी तौइफ बन जाए, जैसे कि उसके बगैरत पति ने उसे बना दिया था। पारुल की तबीयत बुरी तरह ख़राब हो गई थी। एक तो उसकी उम्र छोटी थी और दूसरा हर चीज़ वक्त से पहले हो गई थी। उसने सचिन की बात का गहरा सदमा लिया था और उसी दौरान उसका बच्चा भी उसके पेट में ही मर गया था, जिसने अभी सिर्फ सांस लेना ही सीखा था। पारुल को सारी सच्चाई पता चल गई थी कि सचिन ने उसे तवाइफ बनाकर छोड़ा था। वो उसे जूस और खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर देता था। उसके बाद गैर मर्द उसके जिस्म से लुत्फ उठाते थे। वो पारुल के जिस्म की कमाई ही खाता था। पारुल को अपने आप से जैसे नफरत सी हो गई थी। उसने अपनी मम्मी से बात करना छोड़ दिया था और जब उसकी मम्मी ने रोते हुए उससे माफ़ी मांगी थी तो उसने सिर्फ इतना कहा था कि ना मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ ना सचिन से, क्योंकि ये सब मेरे नसीब में होना लिखा था। पारुल बिल्कुल बदल कर रह गई थी और उसकी मम्मी उसको देखकर निचोड़ कर रह गई थी। वो हर रोज़ पारुल की हालत देखकर रोती थी और हर रोज़ उससे माफ़ी मांगती थी। यहाँ तक कि पारुल ने उन्हें माफ़ कर दिया था। आपने मेरे बारे में अच्छा सोचा था, लेकिन किस्मत ही ख़राब थी। मैं अब आपको कसूरवार नहीं ठहराती। मैंने आपको माफ़ किया क्योंकि आपको इस तरह रोते देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ये कहकर वो अपनी मम्मी के गले मिली थी और वो दोनों इस कदर रोई थी कि ज़मीन आसमान हिल गए थे। उन दोनों माँ बेटी पर सचिन मल्होत्रा ने दुखों के पहाड़ तोड़ दिए थे। तभी उन्हें पता चला था कि रेनू ने सचिन से शादी करने से इनकार क्यों किया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि सचिन एक ऐसी माफिया के साथ जुड़ा हुआ है जो ऐसे घिनौने धंधे करते हैं और लोगों को फंसाकर मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। पारुल ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर ली थी। अब वो एक बहुत अच्छी जॉब कर रही थी। घर का खर्चा अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन घर की डोरबेल बजी। पारुल की मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पारुल के स्कूल का क्लास फेलो खड़ा था, जो पढ़ाई के लिए लंदन गया हुआ था। उसे पारुल के बारे में सब पता चल गया, इसीलिए वो दोबारा से पारुल की मम्मी के पास आया था। मैं आपसे फिर से पारुल का हाथ मांगने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मुझे नहीं ठुकराएंगी। उस वजह से नहीं कि पारुल की ज़िंदगी में बहुत कुछ हो गया है तो मैं तरस खाकर उसे अपना रहा हूँ, बल्कि मैं आज भी अपने दिल में उसके लिए इतनी ही मोहब्बत महसूस करता हूँ जितना उस वक्त करता था जब मैंने आपके सामने उसके रिश्ते की बात रखी थी। लेकिन आपने मेरे रिश्ते को ये कहकर ठुकरा दिया था कि मैं किस तरह पारुल का पेट पालूंगा। लेकिन आज मैं बिल्कुल काबिल बनकर आपके सामने एक बार फिर से उसका हाथ मांगने आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस बार मुझे मायूस नहीं करेंगी। और पारुल की मम्मी उसके सामने बैठकर रो दी। ऊपर वाले ने कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद पारुल के लिए बहुत अच्छा सोच रखा था और नितिन ही पारुल का नसीब था जिस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। पारुल की ज़िंदगी पर खुशियाँ दस्तक दे रही थीं और इस बार वो खुशियों को कबूल कर लेना चाहती थी, क्योंकि वो भी ज़िंदगी से थक चुकी थी और चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो उसके सारे आंसू चुन ले और सारे गम पी जाए। और इस वक्त उसे नितिन अपने दर्द का हमदर्द लगा था। उसने फैसला उसकी मम्मी पर छोड़ दिया और उसकी मम्मी ने फ़ौरन से नितिन को हाँ में जवाब दिया था। यूँ पारुल की ज़िंदगी में सचिन जैसा घटिया शख्स निकल गया था और नितिन जैसे खूबसूरत साथी ने जगह ले ली थी, जिसने सब कुछ जानते हुए भी पारुल को अपनी मोहब्बत की खातिर कबूल किया था कि उसकी मोहब्बत सच्ची थी, जो हर तरह की परीक्षा के लिए तैयार थी और वह उसकी हालत को जानते हुए भी उसे किसी तौर पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। आज की कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।